नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 99वीं जयंती है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने श्रद्धांजलि देते हुए एक फोटो शेयर करते हुए अटल जी की कविता लिखकर उनको याद किया। उन्होंने लिखा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शासकीय आवास पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से अलंकृत शस्त्रे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। आज पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हरिद्वार के हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज इस कार्यक्रम में कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। सीएम धामी ने कहा कि दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा मार्ग है। उत्तराखंड का मैं मुख्य सेवक हूँ और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसलिए अनेकों अनेक कार्यक्रम पहले से भी निर्धारित हैं, उन सभी में भी प्रतिभाग करना है। इसलिए चूंकि मैं पूज्य आचार्य जी से मैंने पहले ही कहा था, अन्यथा अच्छा होता कि हम लोग उनका जो उद्बोधन है वो सुनते रहिए। जितनी देर चौहान जी, आपको तो सब सनातनी लोग हैं, सब राम भक्त भी है, सब रास भक्त भी है, आप जितनी देर बोलेंगे उतनी देर लोगों को अच्छा लगेगा। तो आपको पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को 1998 में जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया था। तब से अब तक लगभग आपने 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा दी है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक संत को, जिनके बारे में अभी चौहान जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, प्रत्येक संत को जिन्होंने सनातन संस्कृति के प्रहरी के नाते अपने जीवन को समर्पित किया है, लगातार इस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी का जो व्यक्तित्व है वो उसमें एक चुंबकीय शक्ति है और जो भी आपसे एक बार मिल लेता है तो हमेशा के लिए वो आपके साथ जुड़ जाता है, संपूर्ण जीवन भर के। आपने हमेशा मूल्यों और विचारों को आकार देने का कार्य किया है, जो निश्चित रूप से युगों युगों तक मानवता के पाथेय के लिए कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है आज का ये दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत तेज घंटे लोगों का आना जाना है। बड़े बड़े हमारे कुछ संतगण भी आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक जागरण का काम भी इस समारोह ने किया है और हमारी नई पीढ़ी का ये आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा मार्ग, ये आपका ये जो आध्यात्मिक महोत्सव है, ये आध्यात्मिक समारोह है, ये नई पीढ़ी को प्रदत्त होगा। और भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिहर आश्रम पहुंचे। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के आचार्य पद के 25 वर्ष होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री भाग लेने पहुंचे। ओम बिरला भी साथ में मौजूद रहे। हार्दिक अभिनंदन। माननीय राजनाथ सिंह जी का, माननीय
राजनीतिक संदर्भ हो, वैश्विक संदर्भ हो, विकास चौहान हमारे साथ सीधे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंच रहे हैं, अभी मौके पर क्या चल रहा है? देखिए, इस समय जो कार्यक्रम है दिव्य अध्यात्म महोत्सव यहाँ पर 3 दिवसीय चल रहा है। उसके दूसरे दिन सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे, और जिसके बाद अब भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और साथ ही उनके जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ओम बिरला। उनका दोनों का यहाँ पर स्वागत खुद मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पहुंचकर यहाँ पर किया है। अगर हम बात करें इस समय जो जिस तरह से कार्यक्रम है, उसमें जो राजनाथ सिंह जी हैं वो यहाँ पर अपना वक्तव्य यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जब अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने जिस तरह से संतों के सानिध्य की बिल्कुल बात कही, और यहाँ पर उन्होंने ये विशेष तौर पर कहा कि जो आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं संतों की विशेष भूमिका रही है। और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में जो जिस तरह से जो नियम कानून यहाँ पर उनको लागू किए जाने हैं, जिस तरह से धर्मांतरण का कानून उन्होंने यहाँ पर लाए हैं, उसके बाद जिस तरह से समान नागरिकता का कानून के लिए भी एक कमेटी गठित की थी, उसकी भी चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में की है। और साथ ही कहा है कि नई जिस तरह से केंद्र सरकार जब 2024 में फिर से एक बार भाजपा की बनेगी तो उसके बाद बिल्कुल इसको यहाँ पर उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं संतों के बीच पहुंचकर उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां सनातन धर्म को लेकर है वो भी यहाँ पर गिनाई है, और साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से संतों की भूमिका रही है उस पर भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। साथ ही जिस तरह से अगर हम बात करें, इस समय राजनाथ सिंह यहाँ पर अपना वक्तव्य यहाँ पर दे रहे हैं, जिसके बाद जिस तरह से और जो वीआईपी हैं उनके आने की सिलसिला यहाँ पर रहेगा। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उनके आने की जो सुबह संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका अभी कार्यक्रम यहाँ पर रद्द बताया जा रहा है। जिस तरह से दूसरा दिन इस कार्यक्रम का है और तीसरा दिन कल भी होना है, तो उसमें भी वीआईपी यहाँ पर शामिल रहेंगे। हालांकि जिस तरह से गुरुकुल यूनिवर्सिटी की बात करें, उसका आज अंतिम दिन है। हालांकि वहां पर भी राजनाथ सिंह के जाने की उम्मीद थी और योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही कार्यक्रम वहां जाने के योगी आदित्यनाथ का पहले ही कैंसिल हो चुका है, और राजनाथ सिंह का भी वहां पर जाना फिलहाल जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वो वहां ना जाकर यहाँ कार्यक्रम से सीधा दिल्ली को रवाना होंगे। जी। तो अभी और कौन कौन पहुंचने वाला है, फिर यहाँ से रवानगी कितने बजे होगी? देखिए, राजनाथ सिंह और ओम बिरला यहाँ पर अभी मौजूद हैं, जिसके बाद हालांकि जिस तरह से आज का जो कार्यक्रम है दिव्य अध्यात्म महोत्सव का, वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद कल की जो वीआईपी है उनकी जो लिस्ट अभी जो कंफर्म अभी लिस्ट नहीं आई है, हालांकि और उसके बाद वो यहाँ पर जारी होगी देर शाम को। उसके बाद ही कल के जो अंतिम दिवस है उसमें कौन कौन शामिल रहेंगे इस पर ये बात सामने आएगी। हालांकि जिस तरह से आज अभी जिस तरह से जो रक्षा मंत्री हैं और वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, तो उसके बाद उनके जाने के बाद हालांकि ये जो आज का कार्यक्रम है वो यहाँ पर संपन्न होने की बात यहाँ पर हुई है। जी। तीसरे दिन कौन कौन से मेहमान हैं जो कि आ सकते हैं? देखिए, जिस तरह से पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर अभी तक आया था कि जिस तरह से पहले दिन मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचेंगे, वो पहुंचे, और उसके बाद आज जिस तरह से मुख्यमंत्री और साथ ही रक्षा मंत्री और जो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पर वो पहुंचे। हालांकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही थी, उनका यहाँ पर कार्यक्रम रद्द हुआ है, लेकिन तीसरे दिन जिसका जो कार्यक्रम है उसके जो गेस्ट हैं वो अभी यहाँ पर उनकी जो प्रोटोकॉल है वो अभी जारी नहीं हो पाया है। देर शाम तक वो जारी होगा, उसके बाद ही कौन कौन शामिल होंगे उस पर यहाँ पर कहा जा सकेगा। जी। कार्यक्रम की शुरुआत किस तरीके से हो रही है? कार्यक्रम की हम बात करें, क्योंकि एक जो आचार्य महामंडलेश्वर का पद है उसके 25 वर्ष पूर्ण होने की यहाँ पर उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्य उद्देश्य है वो संतों के इर्द गिर्द ही है। धार्मिक सनातन धर्म को लेकर ही चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो उसी सिलसिले में चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य, जैसे मोहन भागवत भी आए थे, तो उनका भी यही कहना था कि जिस तरह से आगामी अगर भारत को विकसित देश बनना है तो उसके लिए सनातन धर्म का ही एक मार्ग यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर एक बात जिस तरह से यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो सनातन धर्म के इर्द गिर्द ही यहाँ पर चर्चा इस मौसम में की जा रही है। जी।
ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। इन्वेस्टर समिट के दौरान शिक्षा विभाग में भी 2000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग काम कर रहा है। निवेश को धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि विभाग की तरफ से निवेश को धरातल पर उतारने के लिए रणनीति बना रहे हैं। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य होगा। खबर देहरादून से है, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 96 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महिला बरेली से स्मैक लाकर उत्तरकाशी के कॉलेज में सप्लाई करती थी। पकड़ी गई महिला तस्कर महंत इंद्रेश अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। खबर देहरादून से, जहां पीएससी में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर फर्जीवाड़ा किया है। हाल ही में हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए गए हैं। फर्जीवाड़ा आरोपी ने एक महिला को प्रभाव में लेने को लेकर किया। पूरे मामले का फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब महिला ने यूके SSSC में अपने नियुक्ति पत्र की जाँच करवाई। जैसे ही नियुक्ति पत्र यूके SSSC पहुंचा तो फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर आयोग ने STF से जांच करवाकर पूरे मामले में आरोपी पुलिस जवान के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज करवाया। रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि यूके SSSC से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव यूके SSSC को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु STF को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो 31 PSC रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा यह फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मंत्रा रिजॉर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई में सीएम पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अभिनव कुमार, भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आईपीसी की 120B और 201 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सीएम धामी और डीजीपी अभिनव कुमार के बुलडोजर कार्रवाई के ट्वीट भी साझा किए हैं। दरअसल उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में इन दोनों अदालती कार्रवाई चल रही है। गवाह और बुलडोजर चालक दीपक ने अदालत में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। उसने तत्कालीन उपजिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर इस हत्याकांड के आरोपी पुल के तारे के मंत्रा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई थी, जिसके बाद मामला राजनीतिक रुख में पकड़ने लगा। दीपक नाम के ऑपरेटर ने, जिसने अंकिता मर्डर केस के बाद रिजॉर्ट में डोजर चलाया था, उसका बयान दर्ज हुआ है कोर्ट में, जिसमें उन्होंने तत्कालिक एसडीएम और स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पर आरोप लगाया है कि उनके कहने पर उसने रिजॉर्ट में डोजर चलाया। और मेरा ये आरोप है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के उस समय के ट्विटर हैंडल में जो चीज़ पड़ी हैं और वर्तमान डीजीपी साहब के ट्विटर में जो बातें उस समय आई, उससे साबित होता है कि ये लोग भी डोजर चलवाने में सम्मिलित थे और 201 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए चारों पे, और 120B के तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अपराध जब अपराधी करता है उसी के बराबर अपराधी सबूतों को मिटाने वाला व्यक्ति भी होता है।
खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित कराए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना 5वें दिन भी जारी है। गन्ना विकास समिति परिसर में धरना दे रहे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन प्रशासन जिस तरीके से किसानों की अनदेखी कर रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि सरकार की सोच किसान विरोधी है। उन्होंने कहा है कि 5 दिन हो गए हैं किसान अपनी वाजिब मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार का कोई प्रतिनिधि आया है, ना ही प्रशासन की ओर से अधिकारी उनकी सुध ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा ही रवैया रहा तो किसानों को यह आंदोलन और उग्र करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे शुगर मिल में गन्ना सप्लाई ठप करनी पड़ेगी या रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा, किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है जो 5-4 दिन से हमारा धरना चल रहा है और सरकार हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार यह भूल ना करे कि हम कमज़ोर हैं या हम किसान संघ के नेता हैं तो किस बीजेपी से बंधे ही रहेंगे। हम बीजेपी के विरोध में भी जा सकते हैं और रेल भी रोक सकते हैं, मिल को बंद भी कर सकते हैं। इतना गन्ना नहीं है क्षेत्र पर जो हमें क्या ना हमें हमारी मजबूरी है मिल को ही देना, हम बंद कर देंगे, चरखियों में घेर देंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश से कट कर उत्तराखंड में हमारा एक जिला आया जिस पर किसानों पर हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। खबर देहरादून से है, जहां क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस के त्योहार के चलते अनेकों चर्च गुलजार नजर आ रही हैं। सुबह के वक्त से ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ चर्चा में देखने को मिल रही है। चर्च में आए लोगों के मुताबिक आज का दिन हर भारतीय के लिए बहुत खास है। ये क्रिसमस एक प्रेम का पर्व है और ये याद दिलाता है कि ईश्वर का बेटा इस धरती पे आया। वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को समर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो। ईश्वर का इकलौता बेटा इस दुनिया में आया एक प्रेम के खातिर। उसने अपने आप को पूर्ण रूप से समस्त मानव जाति के लिए समर्पित कर दिया। और रुड़की से अहम जानकारी, घने कोहरे की चादर से ढकी है शिक्षा नगरी। बता दें कि कड़काती ठंड से घरों में दुबके हैं लोग। घने कोहरे की वजह से छाया है अंधेरा, सड़कों पर धीमी हुई है वाहनों की गति। बढ़ती ठंड से लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। तो ठंड बढ़ रही है जिसके कारण कोहरे की चादर जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। और पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो बर्फबारी भी लगातार हो रही है, सड़कों पर धीमी हो चुकी है वाहनों की गति, चूंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में वाहन धीमी गति से चल रहे हैं ताकि बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। तो रुड़की से ये जानकारी। घने कोहरे में कपकपाती हुई नजर आ रही है शिक्षा नगरी। कड़कड़ाती ठंड से घरों में लोग दुबक चुके हैं और बढ़ती ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां आसपास के इलाकों में इन दिनों कोहरे का प्रकोप चल रहा है। कोहरे के प्रकोप के चलते क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का कहर शुरू हो गया है। घने कोहरे का असर रेल व सड़क यातायात पर भी देखने को मिला है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी कम करनी पड़ रही है। तो वहीं ऐसी ही स्थिति सड़क यातायात की भी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण गाड़ियों में दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है। गाड़ियां दौड़ने के बजाय सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है। देहरादून के सैर सत्रधारा स्थित पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट में आग लग गई। बता दें कि घटना करीब 5:27 पर घटी, जहां सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आगजनी की घटना के बाद फ्लैट में कोई भी मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। काशीपुर के ग्राम अजीतपुर में 2 पक्षों में गोली चली है। इस दौरान 2 युवकों को गोली लग गई। आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर 2 पक्ष बीती देर रात आमने सामने भिड़ गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।